नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों के सफरनामे में। आप सुन रहे हैं लपू झन्ना, अशोक पांडे जी का अद्भुत उपन्यास। पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह लफत्तू और हमारे नायक की दोस्ती उन्हें ले गई रामनगर के मशहूर बम पकौड़े और टाकीज की झिरी से फिल्म देखने के अनोखे तजुर्बे तक। अब बढ़ते हैं आगे, जहां कहानी एक नए मोड़ और नई शरारतों के साथ आपके सामने है। तो आइए सुनते हैं लपू झन्ना भाग 4। कर्नल रंजीत और विज्ञान के पहले सबक। दुर्गा दत्त मास साहब कर्नल रंजीत के जासूसी उपन्यासों के सबसे बड़े पाठक थे। उन्हें हर सुबह एसपी इंटर कॉलेज के परिसर में आलस भरी चाल के साथ प्रवेश करते देखा जाता था। असेंबली खत्म होने को होती थी जब उनकी विशाल देह प्रवेश द्वार पर नमूदार होती। भीतर घुसते ही उन्हें ठिठक कर थम जाना पड़ता था, क्योंकि राष्ट्रगान शुरू हो चुका होता। वे इत्मीनान से आंखें बंद कर राष्ट्रगान के खत्म होने का इंतजार करते। रामनगर में मास्टर साहब को मास साहब बोलते थे। असेंबली के विसर्जन के समय प्रिंसिपल साहब एक खींच भरी निगाह दुर्गा दत्त मास साहब पर डालते थे, लेकिन उस निगाह से बेजार मास साहब स्टाफ रूम की तरफ घिसटते जाते थे। उनके अगल बगल से करीब 3000 बच्चे हल्ला करते, धूल उड़ाते अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ जा रहे होते थे। पहली क्लास 10 बजे से होती थी। उसके लिए बच्चों के पास 5 मिनट का समय होता था। असेंबली मैदान उन 5 मिनटों में धूल के विशाल बवंडर में तब्दील हो जाया करता। स्टाफ रूम की बड़ी खिड़की से सटाकर लगाई गई अपने आकार के हिसाब से अति सूक्ष्म कुर्सी में वे किसी तरह अट जाते थे। खिड़की से बाहर बाजार का विहंगम दृश्य देखा जा सकता था। वे साथी अध्यापकों से बात नहीं करते थे। दुर्गा दत्त मास साहब प्रिंसिपल के रिश्ते के मामा लगते थे। इस वजह से उनसे बात करने की स्टाफ तो दूर, खुद प्रिंसिपल साहब की भी हिम्मत नहीं होती थी। उन्हें पहला पीरियड भी नहीं पढ़ाना होता था। अलमारियों से अटेंडेंस रजिस्टर, किताबें, चाक और डस्टर आदि जल्दी जल्दी निकालने में व्यस्त अध्यापकों की तरफ उकताई सी निगाह डालकर मां साहब उपन्यास में डूब जाते। दुर्गा दत्त मां साहब विज्ञान के मेरे पहले टीचर थे। कक्षा 6 आ में करीब 200 बच्चे थे। क्लासरूम की दीवारें बहुत मैली थीं और टीन की उसकी छत तनिक नीची थी। ब्लैक बोर्ड के कोनों पर चिड़ियों की बीट के पुरातन डिजाइन उकेरे गए से लगते थे। बच्चे फर्श पर चीथड़ा दरियों पर बैठते थे। सामने डेस्क होती थी और डेस्क के एक कोने पर पीतल से बनी छोटी सी दवात। हर सुबह कोई इन दवातों में स्याही भर जाता था। हमने कागज की गेंदें स्याही में डुबोकर एक दूसरे पर फेंकने का खेल खेलना सीख लिया। छुट्टी के बाद जब घरों को जाते तो हमारी सफेद कमीजों पर बड़े बड़े नीले धब्बे पड़े होते। एसपी यानी सीताराम पूरनमल इंटर कॉलेज में मेरा पहला दिन था। होशियारी के चलते मैं चौथी से सीधा छठी में पहुंच गया था। पहली क्लास अंग्रेजी की थी। अटेंडेंस ली ही गई थी कि अंग्रेजी माँ साहब को किसी ने बाहर बुला लिया। हमारी तरफ एक पल को भी देखे बगैर वह पूरे पीरियड भर अपने परिचित से बातें करते रहे। फिर घंटा बज गया। भीतर आकर अंग्रेजी माँ साहब ने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा और उपस्थिति रजिस्टर लेकर निकल गए। हम अगले माँ साहब का इंतजार कर रहे थे। लाल सिंह हमारी क्लास की सबसे विलक्षण चीज था। 5 या 6 साल फेल हो चुकने के बाद वह तकरीबन 18 का हो चुका था। उसकी मूछें भी थीं। मेरे बड़े भाई जितना लंबा और अपनी तरह से प्यारा था। लंबाई और क्लास के हिसाब से अनफिट मूछों पर आने वाली शर्म को छिपाने का प्रयास करता, वह हमें तमाम मास्टरों के मजेदार किस्से और लतीफे सुनाता था। उसने बताया कि अपनी अस्तित्वहीन गर्दन के कारण अंग्रेजी माँ साहब को टोड कहा जाता था और पिचकी नाक वाले वाणिज्य माँ साहब को पिच्चू। मैं पहले ही दिन से लाल सिंह को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाने का मन बना चुका था।
आ गया, आ गया, भैंसा आ गया। लाल सिंह की चेतावनी सुनते ही सबकी आंखें दरवाजे पर लग गईं। दुर्गादत्त साहब बिना किसी तरह की हड़बड़ी के क्लास में घुसे। उन्होंने लाल सिंह पर एक परिचित निगाह डाली। कक्षा शांत हो गई। दुर्गादत्त साहब का आकार ही हमें डरा देने को पर्याप्त था। मिनट भर पहले लाल सिंह हमें उनके गुस्से के एक दो किस्से सुना चुका था। वह तुरंत खड़ा हुआ और मां साहब के हाथ से रजिस्टर लेकर अटेंडेंस लेने लगा। मां साहब ने बेरुखी से हमारी ओर एक बार देखा और कोट की जेब में हाथ डालकर एक किताब बाहर निकाल ली। किताब का चमकीला कवर बहुत आकर्षक था। कद में छोटा होने के कारण मैं सबसे आगे की कतार में बैठता था और उस जादुई किताब को साफ साफ देख सकता था। चेहरा एक तरफ को थोड़ा सा झुकाए कर्नल रंजीत की आंखें मुझ पर लगी थीं। उसने काले ओवरकोट के साथ काली हैट पहन रखी थी। तीखी मूंछें ऊपर की तरफ खिंची हुई थीं और निगाहों में सवाल था। उसके एक हाथ में छोटा सा रिवॉल्वर था। कर्नल का दूसरा हाथ एक अधनंगी लड़की की कमर पर था, जो कर्नल से चिपकने का प्रयास कर रही थी। पृष्ठभूमि में लपटें उठ रही थीं। कवर के निचले हिस्से में एक लाश पड़ी थी और लाश की बगल में खून से सना चाकू। कर्नल रंजीत के पास कोई दिव्य ताकत थी कि वह एक साथ लड़की, लाश और मुझको पैनी निगाहों से देख सकता था। यह बेहद आकर्षक था। मैं सर्वशक्तिमान कर्नल रंजीत के कारनामों के बारे में कल्पनाएं कर रहा था जब दुर्गादत्त साहब ने बोलना शुरू किया। अगले आदेश की प्रतीक्षा में लाल सिंह अब भी उनकी बगल में खड़ा था। मैं तुम लोगों को विज्ञान पढ़ाया करूंगा। सबने विज्ञान की किताब निकाल ली। हमारी सांसें थमी हुई थीं। मां साहब ने पूछा, कछुआ कितने बच्चों ने देखा है? कुछ हाथ हवा में उठे। किताब थामे हुए मां साहब सीट से उठे और अपना मैला कोट एक बार हल्के से झाड़ा। मेरी आंखें अब भी कवर से चिपकी हुई थीं। तेरा नाम क्या है बच्चे? वे मेरी तरफ देख रहे थे। चोरी पकड़े जाने के भय से मैं थप्पड़ का इंतजार करने लगा। नीची निगाहों से डेस्क को देखता हुआ मैं उठा। मां साहब, मैं मां साहब, मैं नाम हैगा तेरा? जीभ पत्थर की हो गई थी। मैं रोने रोने को हो गया। उनका बड़ा सा हाथ मेरे कंधे पर था। तू वो खताड़ी वाले पांडे जी का लड़का है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। सुना है कि तू बहुत होशियार है। अब जे बता, तैने कछुआ देखा है कभी? असली वाला जिंदा कछुआ? नहीं मां साहब। बढ़िया, कोई बात नहीं। आज सारे बच्चे असली का कछुआ देखेंगे। अपने कोट की बड़ी सी जेब में हाथ डालकर उन्होंने पत्थर जैसी कोई गोल चीज बाहर निकाली। ये रहा कछुआ, असली जिंदा कछुआ। लो पांडे जी, पकड़ो इसे। मां साहब द्वारा पांडे जी कहे जाने पर मुझे शर्म आई। कांपते हाथों से मैंने उस कड़ी चीज को पकड़ा। अभी कछुआ सोया हुआ है। अगर उसे आराम से खुजाओगे तो ये तुम्हें अपनी शक्ल दिखाएगा। लाल सिंह, चलो पांडे जी की मदद करो। जरा भी देर किए बिना लाल सिंह ने मेरे हाथों से कछुआ थाम लिया। उसने एक अनुभवी उंगली को कछुए के किसी हिस्से में खुभाया तो कछुआ खोल से बाहर निकल आया। यह चमत्कार था। आगे की सीटों वाले बच्चे लाल सिंह के गिर्द इकट्ठा होने लगे थे। एक एक करके लाल सिंह मां साहब वापस अपनी सीट पर जा चुके थे। उपन्यास पढ़ने में उन्हें किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहिए था। लाल सिंह ने डपट कर सारे बच्चों को सीट पर बिठा दिया और कछुआ मुझे थमाया। कछुआ वापस खोल में घुस चुका था। मैंने भी लाल सिंह की तरह उंगली घुसाने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब तेरी बारी है, कहकर लाल सिंह ने कछुआ मेरे साथ वाले बच्चे को पकड़ा दिया। शोर बढ़ता जा रहा था। पीछे की सीटों के बच्चे अधीर होकर बेकाबू हो गए थे। कछुआ उनकी पहुंच से दूर था, सो उन्होंने आइस पाइस खेलना चालू कर दिया। जब तक कि अगली कतार के सारे बच्चों को कछुआ देख पाने का अवसर मिलता, घंटा फिर से बज गया।
कछुआ मां सांप के सुपुर्द कर दिया गया। कुर्सी से सश्रम उठते हुए मां साहब ने हमारी तरफ देखकर कहना चालू किया, जिनका नंबर आज नहीं आया वो बच्चे कल कछुआ देखेंगे। कक्षा से बाहर जाते हुए उन्होंने कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए जो पिछली कतारों के असंतुष्ट बच्चों के कोलाहल में डूब गए। आगे वाले बच्चों के चेहरों पर गर्व था। विज्ञान की कक्षा में अगले 15 दिन तक लाल सिंह के कुशल निर्देशन में सारे बच्चे कछुआ देखते रहे। लाल सिंह का इकलौता काम यह होता था कि मां साहब और कर्नल रंजीत के दरमियान कम से कम बाधा पड़े। हम शायद अनंत काल तक कछुआ देखते रहते, लेकिन अनेक बार देख चुकने के बाद बच्चे उससे उकता चुके थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में कुछ बच्चों ने कछुए के साथ कैच कैच खेलना शुरू किया, तो दुर्गा दत्त मां साहब ने अपने ऐतिहासिक गुस्से से हमारा पहला परिचय कराया। जब तक कुछ समझ पाते लाल सिंह पता नहीं कहां से डंडा लाकर मां साहब को थमा चुका था। बच्चों को साले, हरामजादे, खब्बीस, बदमाश, ससुरे, सुअर इत्यादि तमाम उपाधियां नवाजते मां साहब के भीतर जैसे किसी चैंपियन एथलीट का भूत घुस गया। लंग जंप, हाई जंप, भाला फेंक, गोला फेंक और अन्य खेलों में अपना कौशल दिखाते मां साहब डंडे, रजिस्टर और चौक के टुकड़ों की मदद से किसी बेरहम यमराज की तरह कत्लो गारत पर उतर आए थे। सामने जो भी पड़ा उसकी शामत आई। बच्चे एक डेस्क से दूसरी पर कूदते अपनी जान बचा रहे थे। जो ज्यादा चालाक थे खिड़की फांद कर बाहर भाग गए। 8-10 मिनट तक खून खच्चर करने के बाद मां साहब फिर से किताब में डूब गए। ज्यादातर बच्चे सुबक रहे थे। इस गुस्से को कई दफा देख चुका लाल सिंह एक कोने में खड़ा बेमन से कछुए के उसी गुप्त हिस्से में उंगली घुसा रहा था। कछुए में हमारी सारी दिलचस्पी अब खत्म हो चुकी थी। घंटा बजा तो मां साहब इस तरह उठे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हमारी जिदगानियां लुट चुकी थी। कछुआ वापस उनकी जेब में जा चुका था। लाल सिंह की तरफ देखते हुए उन्होंने क्लास को संबोधित किया, कल हम देखेंगे कि बीकर कैसा होता है और लकड़ी के बुरादे की मदद से बीकर में चने कैसे उगते हैं। उनका हाथ आदतन जेब में गया। उनकी उंगलियों ने कछुआ छुआ तो उन्हें कुछ याद आया। बाहर निकलते एक पल को थमते हुए उन्होंने पूछा, सारे बच्चों ने कछुआ देख लिया कि नहीं? यह था लपूजन्ना का चौथा भाग। आशा है आपको यह किस्सा पसंद आया होगा। अगले भाग में मिलते हैं एक नई रोचक घटना के साथ। तब तक जुड़े रहिए और सुनते रहिए लपूजन्ना। धन्यवाद।